तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये स्फीयर कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग। इससे पहले वाले एप्लीकेशन में हमने कौन सा स्फीयर लिया था? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में एक डिफरेंस होता है कि कंडक्टिंग में जो चार्ज देते हैं वो केवल सरफेस पे आता है, और नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज देते हैं वो पूरे स्फीयर पे हमने चार्ज दे रखा है, ये पूरे स्फीयर पे आता है। इस स्फीयर की रेडियस हमने आर बना दी, सेंटर ओ है। अब हमें पहला पॉइंट कौन सा होता है? हमेशा वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था, एट आउटसाइड पॉइंट। तो पहले हमें आउटसाइड पॉइंट पर निकालना है। अब आउटसाइड पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा रेडियस से बड़ी होगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये सेंटर है और सेंटर से ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो आर है। ये आर हमेशा कैपिटल आर से बड़ा होगा क्योंकि ये आउटसाइड मतलब बाहर है। इस स्फीयर से जब पॉइंट बाहर होगा तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा उसकी रेडियस से बड़ी होगी। अब ये पहला केस कंडक्टिंग स्फीयर जैसा ही है सेम, इसमें भी हमने गॉसियन सरफेस बनाई है, ये वाली स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। फिर हमने गॉसियस लॉ लगाया, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट हटा के कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो आप वही आती है। यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट बना के ई और डी एस बनाते हैं, 0 डिग्री का एंगल आता है। तो अगर हम यहाँ पे cos 0 रख देते हैं, cos 0 1 हो जाता है। ई को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एस बचता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है। अब इंटीग्रेशन डी एस होता है 4πr², जिसे हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इसकी जगह हम यहाँ पे 4πr² लिख देते हैं। फिर इसको थोड़ा सा इक्वेशन को हम एडजस्ट कर देते हैं, तो ये ई आउट आ जाता है 1/4πε0 क्यू अपॉन r², जिसे हम के भी लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन r²। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो यहाँ आर कैप भी लगा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया एक फार्मूला। अब दूसरी बात ये है बच्चों कि हमने पिछले केस में जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर था उसमें हमने सिग्मा का प्रयोग किया था। यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी क्योंकि वहाँ पे सरफेस पे आता है चार्ज। ये सरफेस पे आता है, वहाँ कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो केवल सरफेस पे चार्ज आता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में पूरे वॉल्यूम पर आता है। तो फिर अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ना लेके कौन सी डेंसिटी लेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है, इसका फॉर्मूला आपको फर्स्ट पेज पे पढ़ा रखा है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज ऑन स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो टोटल चार्ज स्फीयर पे मैंने स्मॉल क्यू लिया है, ये इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। और टोटल जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो 4/3πr³ होगा। जिस स्फीयर पर ये चार्ज होता है उसी का वॉल्यूम यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस फार्मूले से अगर मैं चार्ज निकालूँ क्यू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्यू की मेरे पास एक फार्मूला आ जाएगा। अब ये फार्मूला मैं क्यू का उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। ये देखो, यहाँ से 1/4πε0, इधर भी 1/4πε0, लेकिन यहाँ पे मैंने इस क्यू की जगह यहाँ पर ये फार्मूला डाल दिया है, 4/3 रो इंटू 4/3πr³। 4π से 4π कट हो जाएगा और ये कट होने के बाद ये हमारे पास फार्मूला ई आउट का आ जाएगा। इसको भी वेक्टर फॉर्म में चाहो तो यहाँ आर कैप लगा के लिख सकते हो। दोनों ही फॉर्मूले हमें बता रहे हैं ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब आप जानते हो आर को बढ़ाएंगे तो ई आउट कम होगा, और आर जब इनफाइनाइट होगा, व्हेन आर इनफाइनाइट देन ई आउट इज इक्वल टू 0, तब ई आउट 0 हो जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो एक केस तो बच्चों उसके जैसा था, यहाँ तक तो पूरा सेम चला, के क्यू अपॉन r² तक। यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से क्या चेंज होता है? यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाती है, जबकि फर्स्ट केस में हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ किया था। तो ये यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ये फार्मूला अलग आ जाता है। यहाँ तक सेम चलेगा, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, यहाँ तक सेम रहता है। ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट जैसा कि आप जानते हो कहाँ पे आता है? एट सरफेस। सरफेस पर आप जानते हो, ये देखो अब ये पॉइंट पी सरफेस पे आ गया है, तो जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है इक्वल हो चुका है। तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से अब हम इक्वेशन 1 के अंदर, ये 1 और 2, इन दोनों के अंदर अगर हम स्मॉल आर की जगह, जैसे यहाँ पर जो स्मॉल आर दिख रहा है आपको, इसकी जगह कैपिटल आर रख दें, और एक यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दें, तो रख के आप देख के सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास दो फार्मूले आ जाएंगे और इसको हम बोलेंगे ई सरफेस। तो सरफेस पर निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, कोई डेरिवेशन नहीं करना है, केवल यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो और एक यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो। तो ये दो फार्मूले बन जाएंगे जो कि ई सरफेस के हैं। अब थर्ड पॉइंट कहाँ आएगा बच्चों? आप जानते हो ये आएगा इनसाइड। अब अंदर जाएंगे हम, तो बच्चों ये केस थोड़ा चेंज होता है क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में तो केवल हमने लिखा था ये क्यू इन इक्वल टू 0, ई इन इक्वल टू 0, बहुत सिंपल था।
ये कंडक्टिंग में था, केवल कौन से स्फीयर में था ये, कंडक्टिंग में, पर इस वाले में ये नहीं होगा। अब इसमें तो क्योंकि पूरे के पूरे स्फीयर पर चार्ज अच्छी तरीके से पूरे स्फीयर पे वॉल्यूम पर चार्ज आ चुका है, तो अब हम उस चीज़ को अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते। अब हम ये देखो, ये पॉइंट अंदर बनाया हमने P, इस पॉइंट पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब इसकी जो डिस्टेंस है यार वो स्मॉल होगी कैपिटल आर से, स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, ये यहाँ की कंडीशन बन जाएगी। अब हमने ये जो देखो ये अंदर बनाया है, ये डैश 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 करते हुए, ये जो डैश 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 करके बनाया है हमने, ये है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जो कि अब अंदर बनेगी। अब टोटल जो चार्ज था पूरे के पूरे गोले पर, पूरे के पूरे स्फीयर पर, वो क्यू था, लेकिन अंदर क्यू थोड़ी आएगा, अब अंदर तो कुछ और आएगा, उसको हमने क्यू डैश मान लिया। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर केवल क्यू डैश चार्ज आएगा। तो अब हम जो गॉसेस लॉ लगाएंगे तो वही, लेकिन यहाँ पर जो हम क्यू लेते थे, अब यहाँ पे वो चार्ज क्यू डैश हो जाएगा, क्योंकि पूरा चार्ज अब अंदर ना आके केवल क्यू डैश चार्ज ही आ रहा है। और जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है चार्ज, गॉसेस लॉ में उसी चार्ज को यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्यू ना लिख के क्या लिख देंगे, क्यू डैश, इतना अंतर होगा अभी। फिर यहाँ डॉट हट के कॉस थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी देखो वही 0 डिग्री आ रही है, ये दिख रहा है आपको, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, ये 1 होके ई बाहर आ जाएगा, ये हमेशा यही होता है। फिर ds का इंटीग्रेशन 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ तक जाके हम इसको फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमें ये क्यू डैश निकालना है, क्योंकि ये अननोन है, हमें पता नहीं कितना चार्ज है अंदर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है, ये बड़ा वाला स्फीयर, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो 4/3 पाई कैपिटल R³ वॉल्यूम इस पूरे का है, पूरे स्फीयर का। तो पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है, Q, मतलब इतने वॉल्यूम पर Q चार्ज है। तो हमें तो अंदर वाले पे चार्ज निकालना है, तो अंदर वाले का वॉल्यूम, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो अंदर वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल R³। इस वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। इतने वॉल्यूम पर इतना चार्ज, तो इतने वॉल्यूम पर कितना चार्ज, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हम इस क्वांटिटी को लिखते हैं, फिर अपॉन में ये लगा देते हैं, और फिर इनटू में ये लगा देते हैं। ये फिक्स पैटर्न होता है, पहले इसको लिख लो, फिर इसको अपॉन में डाल दो, और फिर इसको इनटू में डाल दो, और ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। चार्ज मतलब क्यू डैश, जो आप निकालना चाहते हो अंदर चार्ज। तो ये कटिंग कर कुरा के आपके पास QR³ स्मॉल R³ अपॉन कैपिटल R³ क्यू डैश आ जाएगा। फिफ्थ इक्वेशन, इस क्यू डैश की वैल्यू हम 4 में यहाँ डाल सकते हैं, ये बन रहा है क्यू डैश, इस क्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमने क्यू डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में डाल दी है, और फिर ये 4πr² को नीचे ले जाके कट कर कुरा के सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास KQR/R³ आ गया EN। ठीक है, अब इसमें हम Q की वैल्यू जो रो के रूप में थी, रो इंटू 4/3 πr³, जो पिछले केस में भी हमने डाली थी, यहाँ पे भी हम उस Q की वैल्यू को यहाँ डाल सकते हैं। ये डाल दी हमने यहाँ Q की वैल्यू, R³ अपॉन में आ गया, R³ से R³ भी कटेगा, पाई से कट हो जाएगा, 4 से कट हो जाएगा, तो E इनसाइड आ जाएगा, रो R/3 ε0, ये सब कट होके। अब अगर मैं आपसे वेक्टर फॉर्म बोलूं तो आप सिर्फ यहाँ आर कैप लगा दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन बना EN और स्मॉल r में, ये रिलेशन बना, इसका मतलब है व्हेन वी इंक्रीजेज r EN ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ पे बन जाता है। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ से r बढ़ाते हैं और r बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे आते हैं, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, क्योंकि इनसाइड पॉइंट है ये, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पे, फिर बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, पैराबोलिक, ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r² की वजह से। तो ये इसका ग्राफ बना सकते हो आप। ग्राफ मैंने बताया था, एक डैश 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 वाली लाइन होती है सरफेस, r = r, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, और ये इसका सेंटर है। तो इनसाइड वाला तो प्रोपोर्शनल की लाइन जाएगी, ये वाली E इन प्रोपोर्शनल r, यहाँ सरफेस पर ये जो ES आया, ये E मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस पर मैक्सिमम ही होता है यहाँ पे भी। इसके बाद जब आप बाहर जाओगे तो पैराबोलिक बनेगा, कौन सा रिलेशन, E आउट प्रोपोर्शनल 1/r², इससे पैराबोलिक, और इनफाइनाइट तक जाके ये 0 हो जाएगा। तो ये इसका एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा, और ये इसके 3 पॉइंट हैं, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।